चलिए, तो आपको अब तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, कुछ याद है? क्या पढ़ाया है मैंने काइनेमेटिक्स में अब तक, बताओ तो भाई। काइनेमेटिक्स यानी हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन अ प्लेन। ठीक, तो मोशन इन अ प्लेन ये हमारे टॉपिक का नाम है। मोशन इन अ प्लेन का मतलब होता है 2D, लेकिन शुरुआत में आपको मैंने थोड़ा सा 1 डायमेंशन के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या किया, कुछ बेसिक चीज़ें बताई, जैसे कुछ पैरामीटर्स हो गए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, पाथ और बाकी का रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बता दी मैंने। फिर उसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया मोशन इन 2 डायमेंशन। फिर हमने क्या कर दिया, उससे रिलेटेड इक्वेशंस को डिराइव किया। ठीक है ना? ठीक, अब आगे क्या है? आगे जो है हम लोगों को अब क्या पढ़ना है, अब हमारी टेक्स्ट बुक में जो चीज़ दी गई है वो क्या है? तो हमारी टेक्स्ट बुक में जो चीज़ दी गई है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन अ प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, मतलब क्या, हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या है? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, फिर v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, फिर उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये सब के सब अभी तक हमने 1 डायमेंशन के लिए लिखी थी। हमने कहा था कोई ऑब्जेक्ट अगर एक डायमेंशन में चल रहा है, मतलब एक ही एक्सिस के अलाउंग चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तब आप इन इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये किसके लिए था? 1 डायमेंशन। और एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए था? यूनिफॉर्म होना चाहिए था। समझ आता है? ठीक, अब हमको क्या करना है, इन्हीं इक्वेशंस को डिराइव करना है, लेकिन 2 डायमेंशंस के लिए। समझ में आ गया? ठीक है ना? और एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म ही रहेगा, तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं हम, वरना आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बेसिकली हमको आज क्या करना है, इसको डिराइव करना है। ठीक है, वहाँ से इंक ले आओ। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इन्हीं इक्वेशंस को 2 डायमेंशन में डिराइव करना है। ठीक है, तो हमारा जो आर्टिकल दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन अ प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो 3.33 जो दिया गया है वो यही है। ठीक है ना? तो इक्वेशंस ऑफ मोशन इन 2D, एक्सेलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। इस चैप्टर में यूनिफॉर्म और कांस्टेंट तो एक ही है, आगे के चैप्टर में इसका मतलब बदलेगा। ठीक, अभी जो है हम लोग इसको डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे? तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक, उन्हीं को हमको 2D में डिराइव करना है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, बोलो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा v बार बाय डेल्टा t। अगर आप गौर कर रहे होंगे, जब हम लोग ने 1D में डिराइव किया तो हम वेक्टर का साइन नहीं लगा रहे थे। समझ में आ गया? क्योंकि जब 1 डायमेंशन में है तो वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस से काम चल जाता है। लेकिन जब 2D में आ जाता है तब आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा, वेक्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे। इसी वजह से NCERT क्या करता है, जब तक 1 डायमेंशन पढ़ाता है वेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करता, 2D में वेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं वो लोग। ऐसा है। तो ये जो है डेल्टा v बार बाय डेल्टा t, इसको क्या लिख सकते हैं? v बोलो फाइनल माइनस क्या होगा? v इनिशियल डिवाइड बाय क्या होगा? t फाइनल माइनस t इनिशियल। समझ में आया? टाइम तो वेक्टर नहीं होता ना, इस वजह से वेक्टर का साइन नहीं लगा। अब फाइनल वेलोसिटी को v बार बोलता हूँ मैं, और इनिशियल वेलोसिटी को u बार बोलता हूँ मैं। फाइनल टाइम को t बोलता हूँ मैं, इनिशियल टाइम को 0 बोलता हूँ। समझे? तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? v बार। u बार क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल टाइम क्या है? t, और इनिशियल टाइम क्या है? 0। तो बचेगा क्या? v बार माइनस u बार डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन मिल रहा है v बार माइनस u बार डिवाइड बाय t। दिस इम्प्लाइज, इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा a बार इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बार माइनस u बार। ये सबको समझा? मैंने t को वहाँ पर भेज दिया तो वो मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में था। तो देयरफॉर क्या हो गया, बताओ ज़रा? v बार u बार को यहाँ भेज देता हूँ मैं। ठीक है ना? तो v बार u बार यहाँ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, u बार प्लस a बार इंटू टी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? v बार इज इक्वल्स टू u बार प्लस a बार इंटू टी। डिराइव हो गई फर्स्ट इक्वेशन। समझा? क्लियर हो गया? आप बोलेंगे ये वही तो इक्वेशन है, लेकिन जब हमने 1D में लिखा था तो वेक्टर का साइन नहीं लगाया था।
क्योंकि 2D में वेक्टर की एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से हम ये यहाँ पर लगा रहे हैं। क्या ये 1 डायमेंशन पे नहीं लग सकता? लग सकता है, उस पर भी लगेगा, ये जनरल है। समझा? क्लियर होगा? तो फ़र्क सिर्फ क्या आ रहा है 1D और 2D में? 1D में वेक्टर का साइन नहीं लगाया था, यहाँ पर वेक्टर का साइन है। तीसरा इक्वेशन का डेरिवेशन आपकी बुक में भी नहीं है और उसका फॉर्म भी नहीं दिया हुआ, लेकिन एटलीस्ट फॉर्म मैं आपको बताऊंगा इसका। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर ली, अब इसको कॉपी करो, फिर सेकंड इक्वेशन डिराइव करते हैं इसकी जल्दी से। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड इक्वेशन के डेरिवेशन पे। ये सेकंड इक्वेशन को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे उसको देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, ये जर्नी ले रहा है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है? u है। फाइनल वेलोसिटी v है, तो इनिशियल वेलोसिटी u बार, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v बार। यहाँ पर टाइम उसका 0 था, यहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम कितना हो गया? कुछ t हो गया। ठीक, पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोल दो, यूनिफॉर्म बोल दो, एक ही बात है इस चैप्टर में। ठीक, अब क्या? अब मैं सबसे पहले लिखना चाहता हूँ यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। क्या लिखना चाहता हूँ? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? बोलो। अरे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये एक फॉर्मूला है। मैं आपको और एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला होता है, ये फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, तो हो जाएगा v बार प्लस u बार डिवाइडेड बाय 2। ठीक, क्लियर हो गया? तो एवरेज वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला होता है। कब? जब एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तब आप एवरेज वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी ये मेरे पास आ गया, इसको मैं 1 लिख देता हूँ। अब मुझे एवरेज वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला बताओ। एवरेज वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये अपने को पता है। टोटल टाइम कितना लगा? t लगा। 0 से स्टार्ट हुआ, कितना लगा? t टाइम लगा, तो मुझे निकाल लिया। अब s बार क्या होगा बताओ? s बार क्या होगा? s बार होगा v एवरेज बार इंटू टाइम, यही होगा s बार। तो s बार यानी क्या? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा है? 2 डायमेंशन में है, ठीक है ना। तो देयरफॉर आगे देखो, s बार इज इक्वल टू v एवरेज इंटू टाइम है। v एवरेज लेकिन क्या मिला? बोलो जल्दी से। v एवरेज क्या मिला अपने को? v एवरेज मिला v बार प्लस u बार डिवाइड बाई 2। तो v एवरेज की जगह लिख देता हूँ v बार प्लस u बार डिवाइडेड बाई 2 और t अपनी जगह पर। समझ आ गया? तो ये v एवरेज को, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या? अरे लेकिन हमने क्या किया? हमने अभी तो डिराइव किया। v बार इज इक्वल टू क्या होता है? u बार प्लस a बार इंटू टी। ये डिराइव किया, तो ये v बार के जगह पर ये v बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देयरफॉर s बार क्या होगा बताओ जल्दी से? u बार प्लस a बार इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा बताओ? u बार डिवाइडेड बाय, समझे? v बार की जगह क्या लिखा? u बार प्लस a बार इंटू टी, और ये u बार अपनी जगह पर डिवाइडेड बाय क्या होगा बताओ जरा? डिवाइडेड बाय 2 और उसके बाद इंटू क्या है? t अपनी जगह पर। समझा सबको? क्लियर हो गया? तो ये v बार की जगह क्या पुट किया? u बार प्लस a बार इंटू टी प्लस u बार डिवाइड बाई 2 इंटू टी। अब u बार प्लस u बार क्या होगा बताओ जरा? वो होगा 2u बार प्लस क्या होगा? a बार इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, और ये t को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। देखो ये t ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये t ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताओ क्या होगा? जल्दी बोलो। 2u बार इंटू टी, 2u बार इंटू टी प्लस a बार इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2। अब क्या मैं सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर सकता हूँ? 2 इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। तो बताओ क्या होगा? जल्दी बोलो। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? u बार टी प्लस ये क्या हो जाएगा? हाफ a बार टी स्क्वायर। तो क्या बचा? ये क्या था? s बार नीचे उतर रहा है ना। तो देयरफॉर s बार क्या मिल रहा है बताओ? u बार टी प्लस हाफ a बार टी स्क्वायर। यही तो निकालना था। समझा? क्लियर हो गया? तो हमने वही इक्वेशन डिराइव कर लिया, लेकिन अभी 2 डायमेंशन के लिए, 1 डायमेंशन के लिए नहीं। समझा? क्लियर हो गया? तो क्या फ़र्क है? बस वेक्टर का फ़र्क है। समझ आता है? ठीक है ना। चलो भाई बस को कॉपी कर लो। फिर आपको तीसरी इक्वेशन, उसका डिस्कशन नहीं है आपके बुक में, मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, रिक्वायर्ड नहीं है, मैं आपको फॉर्म बता दूंगा उसको। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। चलिए इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब ये तो हम लोग ने देख लिया। थर्ड जो इक्वेशन है हमको उसको डिराइव नहीं करना है,
हमको बस का फॉर्म याद रखना है, आपकी बुक में नहीं है, नहीं दिया गया है, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। चलो, तो जो थर्ड इक्वेशन है वो आप लोग जानते हैं। थर्ड इक्वेशन स्केलर फॉर्म में क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये वन डायमेंशन में लिखते हैं हम लोग। टू डायमेंशन में इसको लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, वी बार डॉट वी बार इज इक्वल टू यू बार डॉट यू बार प्लस 2a बार डॉट एस बार। बहुत ही कम किताबों में मिलता है ये आपको, रेयर बुक्स में आपको मिलेगा इसका टू डायमेंशनल फॉर्म, ठीक, क्लियर हो गया। तो इसको टू डायमेंशनल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ, उसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या लिखेंगे, टू डायमेंशन में लिखेंगे विथ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वहाँ पर डॉट या क्रॉस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये 2D फॉर्म है इसका, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये भी आपको बता दिया, जल्दी से कॉपी करो, मैं आपको इसके और चीज़ें बताता हूँ। चलो ये देख लो अभी। तो बेसिकली अभी क्या है, तो समझने की कोशिश करो कि हमने क्या कर दिया, हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, ठीक। हम कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, जैसे कैच कैच खेलते हैं तब थ्रो करते हैं। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो क्या करता है, पैराबोलिक पाथ लेता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। फिर मैंने आपसे कहा था कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कोई पत्थर फेंका आपने, तो ये 2 डायमेंशन में चलता है, कि आगे भी चलता है ऊपर भी जाता है। फिर ये पॉइंट पे आने के बाद क्या करता है, वो आगे चलता है लेकिन फिर नीचे आता है, समझे। यानी यहाँ से यहाँ तक में वो क्या कर रहा है, आगे चल रहा है ऊपर जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक में क्या कर रहा है, आगे चल रहा है और नीचे आ रहा है, समझ आता है, ठीक। यानी ये एक साथ 2 डायमेंशन में चल रहा है। कैसे चल रहा है, एक साथ 2 डायमेंशन में चल रहा है। तो उसके पास 2 डायमेंशन वाली वेलोसिटी होनी चाहिए, एक आगे बढ़ने वाली वेलोसिटी और एक ऊपर जाने वाली या नीचे आने वाली वेलोसिटी, 2 डायमेंशन की वेलोसिटी होनी चाहिए। तो क्या हम उसको एट अ टाइम इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं क्या, तो आंसर है नहीं। जब कोई ऑब्जेक्ट 2D मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हमारे पास इस दुनिया में ऐसा कोई इक्वेशन है ही नहीं जो एक ही बार में क्या कर दे, 2 डायमेंशनल मोशन को सॉल्व करके दे दे, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन, तो हम उस 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन और 1 डायमेंशन में तोड़ देते हैं, समझे। क्या करते हैं, 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन में तोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे जाने वाले मोशन को अलग से स्टडी करते हैं, ऊपर जाने वाले या नीचे आने वाले मोशन को अलग से स्टडी करते हैं, फिर बाद में सबको कंबाइन कर देते हैं, समझ आ गया। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इक्वेशन ही नहीं है जो क्या करे, एट अ टाइम क्या करे, 2 डायमेंशन वाले मोशन को सॉल्व करके दे दे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। तो हम लोग क्या कर देते हैं बताओ, 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन और 1 डायमेंशन में तोड़ देते हैं। ये 1 डायमेंशन अलग सॉल्व करते हैं, ये 1 डायमेंशन अलग सॉल्व करते हैं। अगर कोई मोशन, कोई ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तब क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में तोड़ देंगे, समझ आया, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है ना। चलो भाई, तो इससे हमको समझ में आता है कि जो गैलीलियो न्यूटन थे बहुत दिमाग वाले लोग थे, वो ऐसे दिमाग वाले लोग आए ही नहीं, ऐसा कोई आया ही नहीं जो एक साथ 2 डायमेंशन को सॉल्व करने वाली इक्वेशन लिख दे, वो लोग उस ज़माने में लिख के चले गए, समझे, ऐसा। तो बेसिकली अब हम लोग को क्या करना है, आइए उसको देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग जो 1 डायमेंशन वाला जो मोशन है उसी को यूज़ करेंगे 2D को भी सॉल्व करने, 3D को भी सॉल्व करने, क्लियर हो गया, ठीक। अब सवाल उठता है कि अगर इसके 2 डायरेक्शन में मोशन है तो उसको कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे कैसा। तो बहुत ईजी है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप लिख रहे हैं कौन सी इक्वेशन, आप लिख रहे हैं v इज टू यू प्लस ए टी, है ना, a बार इंटू टी। तो इसको 2 डायमेंशन में कैसे ब्रेक करने का बताता हूँ मैं। x एक्सेस में कैसे लिखेंगे, y एक्सेस में कैसे लिखेंगे, बहुत ईजी है। देखिए x एक्सेस में वो सफिक्स में क्या लगा देने का, x लगा देने का, y एक्सेस में क्या लगा देने का, y लगा देने का। vx बार इज इक्वल टू क्या होगा, ux बार प्लस ax बार इंटू टी, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा बताओ, vy बार प्लस क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा,
यू वाई बार प्लस क्या होगा ए वाई बार इंटू टी। टाइम तो दोनों डायरेक्शन के लिए सेम है ना, इस वजह से टी एक्स और टी वाई नहीं लिखते। समझ आया? ठीक। इसके बाद अब मुझे अगर कौन सी इक्वेशन लिखनी है, और भी इक्वेशन है, कौन सा है, एस बार इज इक्वल्स टू यू बार टी प्लस हाफ ए बार टी स्क्वायर। बताओ क्या लिखूंगा मैं, एस एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या होगा यू एक्स बार इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा हाफ ए एक्स बार इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, एस वाई बार इज इक्वल्स टू क्या होगा यू वाई बार इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा हाफ ए वाई बार इंटू टी स्क्वायर। क्लियर हो गया? समझ में आता है? तो इस तरीके से दो इक्वेशंस का ही हम लोगों को काम ज़्यादा पड़ने वाला है। समझा? क्लियर हो गया? ठीक है ना। चलो भी, तो हम लोग वन डायमेंशन के लिए ही लिख रहे हैं, भले वो कोई भी हो। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर कौन सा तीसरा इक्वेशन लिखना है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये बताओ जल्दी से क्या होगा, वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा यू एक्स का स्क्वायर प्लस 2ax का स्क्वायर, ठीक है ना, ax इंटू एस एक्स आएगा। ठीक है ना। ये बताओ क्या होगा, वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। समझा? क्लियर हो गया? तो ये अपने एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन हो गई और ये वाई डायरेक्शन की इक्वेशन हो गई। कब यूज़ करेंगे, जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा 2D मोशन परफॉर्म करेगा। तो 2D को एक साथ सॉल्व करेंगे नहीं, कैसे करेंगे, ये वन डायमेंशन का अलग, वो वन डायमेंशन का अलग। समझ आई बात? चलो जल्दी से कॉपी कर लो, प्रॉब्लम करते हैं। चलिए, तो ये भी हम लोगों का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो दिया गया है। ठीक है। चलिए, तो अब जो है प्रॉब्लम क्या कहता है, एग्जाम्पल 3.5 जो दिया गया है ना उसको देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 3.5 पेज नंबर 38 पर, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u bar is this, its constant acceleration is this, determine the velocity and displacement after 5 seconds। आपको बोला है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इज 5i कैप प्लस 10j कैप मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बोलता है वेलोसिटी निकाल करके बताओ और डिस्प्लेसमेंट निकाल करके बताओ आफ्टर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये अपने को पूछा है। अपने को टाइम दिया गया है, अपने को इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, अपने को एक्सेलरेशन दिया गया है। ठीक, अपने को निकालना है फाइनल वेलोसिटी क्या है। मेरे पास इक्वेशन है v बार इज इक्वल्स टू क्या होगा u बार प्लस a बार इंटू टी। अब v बार मुझे निकालना है, तो u बार कितना है बताओ, वो है 5i कैप प्लस क्या हो जाएगा 10j कैप, प्लस a बार क्या है, a बार है 2i कैप प्लस क्या हो जाएगा 3j कैप इंटू टाइम क्या है 5। बोलो जल्दी से क्या होगा, 5i कैप प्लस क्या होगा 10j कैप प्लस कितना होगा 5 2 ज़ा 10i कैप प्लस 15j कैप। ठीक है ना। बोलो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 15i कैप प्लस कितना हो जाएगा 25j कैप। ये कितना आएगा अपना पास v बार। वेलोसिटी अपने पास आ गया इन कंपोनेंट फॉर्म। अब वेलोसिटी का अपने को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में तो लिख दिया मैंने ना इसको। अब मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड लिखना है और डायरेक्शन लिखना है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा जल्दी बताओ, अंडर रूट ऑफ क्या होगा 15 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। कर लोगे आगे, दिक्कत नहीं है। ठीक, डायरेक्शन कैसे निकालोगे बताया था मैंने, कंपोनेंट फॉर्म में tan थीटा का क्या लगाओगे, बोलो वी वाई अपॉन वी एक्स। कंपोनेंट फॉर्म है तो डायरेक्टली ये लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलो भाई, तो मतलब आई कैप जे कैप दिखा तो आर वाई अपॉन इन वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट कितना होगा 25/15 यानी 5/3। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा tan इनवर्स ऑफ 5/3। ये हमेशा विथ एक्स एक्सिस होगा अगर ये फॉर्मेट लिया तो। समझा? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी क्या दी गई है वही आएगा आंसर, वो आप लोग कर लोगे tan इनवर्स ऑफ वही। ठीक है ना, 1.1 यानी इसको आप tan के टेबल में देखोगे तो उसका आंसर आएगा जो बुक में दिया हुआ है 59 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक, क्लियर हो गया? चलो इसके बाद अब क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लगाओ। क्या है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, u बार टी प्लस क्या होगा हाफ a बार टी स्क्वायर, है ना। u बार क्या है बताइए 5i कैप प्लस क्या हो जाएगा 10j कैप
प्लस इंटू क्या है, इंटू टी है, वो टी कितना है 5, प्लस हाफ इंटू ए बार क्या है, ए बार है मेरे पास 2i कैप प्लस क्या होगा 3j कैप इंटू टी का स्क्वायर मतलब कितना होगा 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है ना। बोलो जल्दी से कितना होगा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो 25i कैप प्लस कितना होगा 50j कैप, उसके बाद आगे की कहानी बोलो, प्लस ये कितना हो जाएगा, हाफ को वैसे ही रखते हैं, इसको अंदर भेजता हूँ मैं, बताओ क्या होगा 50i कैप प्लस 75j कैप, समझा, क्लियर हो गया। चलो अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लो, है ना, या फिर हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करो तो वो कैंसिल करेगा, तो 25i कैप प्लस क्या होगा 50j कैप प्लस क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा 25i कैप प्लस कितना हो जाएगा 2 3 6, उसके बाद कितना होगा बोलो 37.5 j कैप, ठीक है ना, 2 7 14 और 2 5 10, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 50i कैप प्लस 50 और 37 कितना होगा 87.5 j कैप, ठीक है ना। ये क्या मिला, s बार मिला। अब s बार तो अपने को वेक्टर फॉर्म में मिला, अब क्या निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ऑफ क्या होगा 50 का स्क्वायर प्लस 87.5 द होल स्क्वायर, समझ आता है, ये कर लेना। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ 87.5 डिवाइड बाय क्या होगा 50, यानी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 87.5 डिवाइड बाय 50। अब जो भी आंसर आएगा वो तुम लोग कर सकते हो, समझा, क्लियर हो गया विद एक्स एक्सिस, कॉपी कर लो, ठीक है। चलो तो अभी कुछ दिन बाद हम लोग लॉग सीखेंगे, तो उसमें लॉग बुक आप लाएंगे तो आपको ये टेबल रीड करना सिखा दूंगा मैं साइन कॉस टैन का, ठीक, क्लियर हो गया। चलो आपको बोर्ड एग्जाम में कितने टेबल मिलते हैं, 5 टेबल, कौन कौन सा, साइन कॉस टैन लॉग एंटी लॉग। नीट में कोई टेबल नहीं मिलेगा, समझ में आ गया, कोई टेबल आपको मिलने वाला नहीं। अगर कोई वैल्यू रिक्वायर्ड होगी तो वो क्वेश्चन में दी गई होगी, समझ आ गया। लॉग कुछ रिक्वायर्ड होगा, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में लॉग रिक्वायर्ड होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट लॉग है, तो उसका ट्रिक बता दूंगा मैं, ठीक है, कैसे आप लोग क्या करेंगे उसको यूज़ करेंगे लॉग को, ठीक है। चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम में जो लॉग लगेगा उसकी ट्रिक डिफरेंट है, और बोर्ड एग्जाम के लॉग तो आपको पूरा प्रोसीजर सीखना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। चलो तो अब जो है हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D पढ़ेंगे। 1D तो देखा था, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम। 1 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे लिखा था हमने बताओ, 1 डायमेंशन अगर मैं लिखता हूँ VAB, ठीक है ना, यहाँ पर वेक्टर लगेगा भाई, तो क्या होगा बताओ, ये क्या है इसका मतलब बताओ, पहले कैसे रीड करेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ऐसे रीड करेंगे इसको। तो लिखते कैसे हैं, VA माइनस VB, तो भाई VA बार माइनस VB बार, ठीक। VBA लिखता हूँ, उसका मतलब क्या बताओ, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, मतलब A पर बैठ करके B को देखेंगे तो कितनी वेलोसिटी होगी, यहाँ पर B पे बैठ के A को देखना है, तो ये VB माइनस VA, ऐसे ही, कोई फर्क नहीं, ठीक। तो कहाँ फ़र्क आएगा, फ़र्क ये आएगा कि अब जो ऑब्जेक्ट होंगे हमारे वो 2 डायमेंशन में चलेंगे। पहले क्या चल रही थी कार, दोनों या तो सेम डायरेक्शन में चलती थी या तो अपोजिट डायरेक्शन में, या इन अ स्ट्रेट लाइन होता था। अब कैसा होगा, अब 2D में होगा, अब प्लेन में चीज़ें आएंगी, समझा, क्लियर हो गया। चलो तो सीधा मैं प्रॉब्लम पे लेके चलता हूँ, आपको प्रॉब्लम कराता हूँ, इसकी लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, सेम है बिल्कुल, क्या मतलब लिखने की। तो यहाँ पर हमको देखना है अभी एग्जाम्पल 3.6। एग्जाम्पल 3.6 जो हमारा है वो क्या कहता है, एन एरोप्लेन इज ट्रैवलिंग नॉर्थवर्ड्स। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन कैसे लेते हैं, बोलो, आपका हमेशा राइट क्या होगा ईस्ट, लेफ्ट क्या होगा वेस्ट, फिर ये क्या होगा नॉर्थ, ये क्या होगा साउथ, ये क्या होगा अप, ये क्या होगा डाउन, समझ में आ गया। ये नॉर्थ और साउथ नहीं है, नॉर्थ साउथ ये है, प्लेन में होता है। अब इसी प्लेन को मैं क्या करूँगा, बोर्ड पे से लगा दूंगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो तो अब मैं ये बना रहा हूँ और मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये मेरा क्या है, ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा साउथ है। ये जो यहाँ पर प्लेन था ना, उस प्लेन को उठा के यहाँ पे बोर्ड पे रख दिया मैंने, ठीक। चलो अब क्या बोलता है ये कि एन एरोप्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर नॉर्थवर्ड में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 300 किलोमीटर पर आवर, इतनी इसकी वेलोसिटी है। उसके बाद बोलता है विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम
ईस्ट टू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। ईस्ट क्या है ये और वेस्ट क्या है ये, तो हवा इधर से इधर चल रही है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी ये डायरेक्शन में क्या है, ये डायरेक्शन में आपका क्या है बताइए, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है वो 100 किलोमीटर पर आवर, ये अपने को दे दिया गया है। अपने को आगे कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द विंड, यानी निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, VAW निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही कहानी, कैसे लिखोगे बोलो, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड। मैंने बोला था जब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक, क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितना है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन बताओ, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन तो 300 है। अब ये डायरेक्शन को मैं y बोलता हूँ, ये डायरेक्शन को x बोलता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि वेक्टर है। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कौन से डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, तो क्या मैं इसको 300 j कैप लिख सकता हूँ, y डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या है, j कैप, तो 300 j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितना है 100 और ये क्या हो जाएगा i कैप, ये समझा, क्लियर हो गया, क्योंकि वो कौन से डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, समझ में आ गया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा -100 मेरे पास क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ना है, आगे क्या है इसमें, ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि हमने इसका कंपोनेंट फॉर्म लिख दिया है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई को पहले, जे को बाद में, तो क्या हो जाएगा 100 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा 300 जे कैप, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। अब मुझे क्या निकालना है, इसका वो निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा बताओ, जल्दी बोलो, मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा -100 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 300 का स्क्वायर, वो कर सकते हो तुम खुद। इसके बाद क्या होगा, इसका डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बोलो, 300 डिवाइड बाय क्या होगा -100, तो 0 0 0 0 कैंसिल, यानी आएगा -3, यानी थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ -3। समझा, क्लियर हो गया, कॉपी करना। ये जो बुक में दिया हुआ है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको थोड़ा सा मैं समझाऊँ आपको, ठीक। ये जो मैं आपको पार्ट बताने जा रहा हूँ ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, समझो उसको, यहाँ पर गड़बड़ करते हैं बच्चे। आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, तो आपको निकालना है VAW बार, जो कि होता है VA बार। क्या मैं इसको प्लस और माइनस VW बार लिख सकता हूँ, प्लस माइनस अब भी क्या होगा, माइनस ही होगा। इसी इक्वेशन को मैंने क्या किया है, ऐसे लिख दिया है, मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया प्लस ऑफ माइनस VW बार, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं VA बार में माइनस VW बार को ऐड कर रहा हूँ, ठीक। अब VA बार कहाँ है, ये है VA बार, VW बार कहाँ है, ये है VW बार, समझ आता है। अब ध्यान से सुनो, मुझे VA बार में VW बार ऐड नहीं करना है, क्या करना है, माइनस VW बार ऐड करना है। अब माइनस VW बार कैसा होगा, इसका नेगेटिव वेक्टर, समझ आ रहा है। मुझे VA बार में क्या ऐड करना है, मुझे VA बार में VW बार ऐड नहीं करना है, क्या ऐड करना है, माइनस VW बार। अब VW बार ये है तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, ये इधर होगा, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा माइनस VW बार, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो VA बार और माइनस VW बार, देखो दोनों का टेल, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, अलोंग द डायगोनल। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों को ऐड करने पर रिजल्टेंट ये आता है, और इसका रिजल्टेंट क्या है, VAW बार। यानी क्या मतलब, इधर पे प्लेन चल रही है, इधर पे आप अलादीन के कालीन पे बैठे, यानी हवा के साथ चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर प्लेन इधर जा रही है ग्राउंड से, हुमा अगर ग्राउंड से देखती तो प्लेन ऊपर की तरफ जा रही है, नॉर्थ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ की तरफ जा रही है। अब मैं अलादीन के कालीन में बैठ के आकर के एरोप्लेन को देखूंगा ना, तो एरोप्लेन मुझे उधर जाती हुई नहीं दिखेगी, ऐसे जाती हुई दिखेगी। अब समझ आ गया, ये इसका मतलब है, समझे। मतलब क्या, एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कहाँ जा रही है, तो विंड के हिसाब से देखेंगे तो एरोप्लेन उसको यहाँ जाती हुई नजर आएगी, जबकि हुमा को कहाँ नजर आएगा, सीधे जाते हुए नजर आएगा, समझे। सब कुछ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं आप, समझा, क्लियर हो गया। चलो, यानी सारी चीज़ें कैसी हैं, रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, ठीक है ना। चलो भाई, अब क्या, वो क्या फंडा है मैं आपको समझाता हूँ। अब ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एंगल निकाल लेंगे, एंगल निकालेंगे। कैसे एंगल निकालेंगे बताओ, ये अगर VA बार है तो सामने भी क्या होगा,
वी ए बार ही होगा। तो अगर आप ट्राइंगल देखेंगे तो ट्राइंगल में ये क्या आ रहा है, वी ए बार आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, माइनस वी डब्ल्यू बार आ रहा है। समझ में आ गया? ये क्या आपका थीटा, समझ में आता है, ठीक है ना। अब क्या, अब मुझे बताओ यहाँ पर टैन अगर मैं क्या करता हूँ, निकालता हूँ, तो टैन थीटा क्या होता है बताओ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन है, वी ए बार, एडजेसेंट क्या है, माइनस वी डब्ल्यू बार। वी ए बार कितना है 300 और ये कितना है माइनस 100 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -3 बचेगा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, ये जो आपने एंगल निकाला है ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। ये कौन सा लिया था हमने, वेस्ट, सॉरी नॉर्थ। ये क्या लिया था, नॉर्थ। तो ये जो हमने एंगल निकाला है ये किसके रिस्पेक्ट में, ईस्ट के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया? और ये क्या है, नॉर्थ। तो ये फॉर एग्जांपल एंगल कितना आया, उसको कैलकुलेट करने के बाद -3 tan इनवर्स 60 डिग्री 15 मिनट्स, नहीं आई एम सॉरी, कितना आया 71 डिग्री 6 मिनट्स। कितना आया ये, इसको सॉल्व करने के बाद आया थीटा इज इक्वल टू 71 डिग्री 71 है ना, 71.6 डिग्री आया। तो 71.6 डिग्री आ गया। अब ध्यान से सुनो, क्या लिखा है वहां पर, टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब ईस्ट में बैठ के नॉर्थ की तरफ जाना है, उल्टा जाना होता है। समझ में आ गया, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी क्या करना है, कहां से एंगल मेजर करना है, अच्छा ईस्ट से बैठ करके किसकी तरफ जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है। तो ये वो एंगल है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं लिखता ईस्ट ऑफ नॉर्थ, हाँ, कि हमने नॉर्थ पे बैठ के ईस्ट की, यानी ये वाला एंगल बनता हूं। अब समझा, क्लियर हो गया? तो इसका ये मतलब है कि उल्टा जाना है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट पे बैठ के नॉर्थ की तरफ जाओ। तो ये एंगल यहां से मेजर हुआ। समझ आई बात? लैंग्वेज समझ में आ रही है कैसे बोलते हैं डायरेक्शन को, ठीक है ना। चलो कॉपी कर लो उसको। चलिए ये कंप्लीट हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। तो 1D और 2D में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, फॉर्मूला तो वही है, बस आपको क्या करना पड़ेगा अभी, अब वेक्टर के साथ में खेलना पड़ेगा जब प्लेन आएगा तो, है ना। ठीक है, चलो ये हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पे जाएंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इस चैप्टर की जान है भाई, समझे, एपिसेंटर कहेंगे इसका। मतलब अगर कोई पार्ट से सवाल आता है मेंस में और नीट में तो प्रोजेक्टाइल मोशन, समझे, रिसेंट ईयर्स में सवाल आता ही है इससे, ऐसा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए, आपके टेक्स्ट बुक में जितना दिया हुआ है उसमें 4 चीज़ें आपको निकालनी है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या 4 चीज़ें हैं आपको निकालना है? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट, उसके बाद आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। 4 चीज़ें आपको निकालनी है, एक एक करके सब निकालते हैं, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, इसके ऊपर पहले चर्चा करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम लोग क्या कर देंगे, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देते हैं ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और वो ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लगना चाहिए। थ्रो किया और रास्ते में सिर्फ क्या लग रहा है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो क्या करता है, एक पैराबोलिक पाथ लेता है। इसको क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ। तो वो अगर एक पैराबोलिक पाथ लेता है तो हम लोग बोलेंगे ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। जैसे बचपन में कैच कैच खेलते थे, वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। शुरुआत में उसको वेलोसिटी दी, उसके बाद पूरे रास्ते में उसमें सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल। आप बोलेंगे एयर भी तो है, निगलेक्ट कर रहे हैं उसको। हवा की वजह से तो फोर्स लगता होगा ना, तो इधर उधर मुड़ता होगा। समझ में आ गया? बॉल को फेंका, इधर उधर मुड़ता नहीं होगा, मुड़ता होगा। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उसमें हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे, और ऑब्जेक्ट कैसा पाथ लेना चाहिए? पैराबोलिक पाथ लेना चाहिए, और वो रास्ते में सिर्फ क्या होना चाहिए? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स उस पर लगना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब क्या, तो फिर एक एरोप्लेन उड़ता है, एक एरोप्लेन ऐसे टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ करके ऐसे जाता है और फिर उसके बाद लैंड कर जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ ना, है ना। पैराबोलिक पाथ ले लिया तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? अपना एक्सेलरेशन भी लगाएगा। हाँ, अगर वो मैंने क्या बोला, रास्ते में क्या होना चाहिए? सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में चलना चाहिए, उसके पास इंजन नहीं लगाएगा, इंजन खुद का भी तो फोर्स लगाएगा,
समझ आ गया? तो प्लेन का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता है। समझ आ गया? तो ऑब्जेक्ट को तुमने थ्रो किया, उसके बाद रास्ते में क्या लगना चाहिए? सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स, और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। क्या बोलते हैं उसको? फ्री फॉल। तो ऑब्जेक्ट पे अगर सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो फ्री फॉल है। तो फ्री फॉल करना चाहिए वो। समझा? क्लियर हो गया? फ्री फॉल का मतलब सिर्फ गिरना नहीं होता है, बताया था लास्ट टाइम मैंने। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? ऊपर जाना भी फ्री फॉल हो सकता है। इसको मैंने ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, समझ में आ गया? ये भी फ्री फॉल हो सकता है। ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी ऊपर जा रहा है तो भी वो फ्री फॉल में है। क्यों? सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसमें। समझ में आ गया? अगर मोशन के दौरान सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए चाहे वो नीचे की तरफ आए, उसको फ्री फॉल कहेंगे। समझ आई बात? क्लियर हो गया? चलो, तो इस तरीके से ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन अभी हम लोगों को पढ़ना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चों अपने को 4 चीज़ें निकालनी है। 4 चीज़ें क्या है? सबसे पहले अपने को निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है बच्चों पाथ फॉलोड। क्या मतलब होता है? पाथ फॉलोड। जो उसने रास्ता लिया उसकी अपने को क्या करनी है? इक्वेशन निकालनी है। उसके बाद जो है सेकंड, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का के बाद आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट। उसके बाद आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है ना? तो 4 चीज़ें आपको निकालनी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, उसके बाद आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट, फिर आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या मतलब है? मतलब समझाता हूँ। जब आपने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो हम लोग इस एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं। इनिशियल पॉइंट इसका ये है, उसको यू वेलोसिटी से थ्रो कर दिया तो वो क्या करेगा? एक पैराबोलिक पाथ लेगा। ठीक है ना? पैराबोलिक पाथ उसने लिया। तो ये उसने जो पाथ लिया, ये जो उसने पाथ लिया, इस पाथ की इक्वेशन क्या है? ये कौन सा पाथ है? पैराबोला है। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला। तो ये पाथ की इक्वेशन क्या है वो भी हम लोग को क्या करनी? डिराइव करनी। मैथमेटिकली हम लोग बताएंगे वो पैराबोला है। उसके बाद हम लोग को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब होता है हवा में रहना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने टाइम तक वो हवा में था, मतलब यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम कितना है, उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। कैपिटल टी बोलूँगा उसको। समझ में आ गया? जब से फेंका उसके बाद कब जब गिर गया वो, तो यहाँ से फेंकने से गिरने तक में कितना टाइम लगा उसको, यानी कितने टाइम तक वो हवा में था, उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है, एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम मतलब क्या? यहाँ से इसको फेंका, देखो ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, लेकिन ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट वाली हाइट है ये क्या है? सबसे ज़्यादा हाइट है। तो ये अपने को मैक्सिमम हाइट भी निकालना है, एच मैक्सिमम कितना है। समझ आया? ठीक। इसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। जब इसको आपने यहाँ से ऐसे फेंका, यहाँ गिर गया, तो यहाँ से यहाँ तक में उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला, उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। समझा? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो आपको 4 चीज़ें निकालनी है। एक तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है, दूसरा क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ना? सीधे बैठो। तीसरा क्या निकालना है? एच मैक्सिमम निकालना है। और चौथा क्या निकालना है आपको? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। चौथा क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। ठीक है? हाथ छोड़ो। ठीक है? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। ठीक है? हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या बोलेंगे? कैपिटल आर सिंबल है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ये 4 चीज़ें आपको निकालनी है। मैं आपको 2 चीज़ें और निकाल के दूंगा। 2 चीज़ें क्या हैं समझो। ये जब यहाँ से यहाँ तक इसका जो मोशन है, कैसा मोशन है? ये ऊपर की तरफ आगे जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट का मतलब ऊपर की तरफ जाना। समझे? उसके बाद वो यहाँ से जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब क्या कर रहा है? यहाँ से वो आगे भी जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ डिसेंट। समझा? क्लियर हो गया? तो ये होता है टाइम ऑफ एसेंट और ये क्या होता है? टाइम ऑफ डिसेंट। ये दोनों टाइम मिला करके क्या बनेगा? कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली क्या होता है? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। समझा? क्लियर हो गया? कॉपी करो, मैं डिराइव कराता हूँ। चलो, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है प्रोजेक्टाइल मोशन जो है अभी हम लोग को पढ़ना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले हम लोग डिराइव करेंगे
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? पाथ फॉलोड। जो उसने रास्ता लिया उसकी इक्वेशन हम लोग को डिराइव करनी है, ठीक। अब उसने कैसा रास्ता लिया है हमको पता है, पैराबोलिक पाथ लिया है, तो पैराबोला की कोई इक्वेशन बनेगी, ठीक। पैराबोलिक की इक्वेशन अगर आपको नहीं पता तो फॉर्मेट बस याद करना जो लास्ट में आपको मैं बताऊंगा, ठीक। चलो, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, यू बार कुछ इनिशियल वेलोसिटी से उसने ये वाला पाथ लिया, ठीक है ना, और यहाँ पर जा करके वो गिर गया। तो ये एक्स एक्सिस और ये क्या है आपका वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब क्या, ये क्या है, कुछ ना कुछ एंगल बनाया उसने ग्राउंड के साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यू बार क्या है बच्चों? यू बार है इनिशियल वेलोसिटी। यू बार क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और थीटा क्या है? थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जितने एंगल से उसको क्या कर दिया गया, फेंका गया, उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। अब क्या, अब जब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास यू बार है तो इसके मैं दो कंपोनेंट बना देता हूँ। क्यों दो कंपोनेंट? क्योंकि जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल ऐसे आगे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, तो उसके पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, आगे जाने वाली वेलोसिटी और ऊपर जाने वाली वेलोसिटी। ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। तो ये डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी होगी? यू एक्स। और ये डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी होगी? यू वाई। ये समझा? क्यों ऐसा होगा बताओ जरा। यू एक्स क्यों होगा? क्योंकि वो आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो यू एक्स क्यों? कौन सी वेलोसिटी है? आगे जाने वाला वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। यू वाई कौन सी वेलोसिटी है? ऊपर जाने वाली वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। यू एक्स का अगर कंपोनेंट बनाएंगे तो ये थीटा इसके साथ में लगाए, तो जिसके साथ थीटा लगाए वो कौन सा कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट। जिसके साथ थीटा लगाए वो कॉस कंपोनेंट। तो ये क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। रिजोल्यूशन में बताया था मैंने, रिजोल्यूशन में ये रिजोल्व कैसे करते हैं। अगर आपके पास एक बार है और ये अगर थीटा है, बोलो दो कंपोनेंट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। ये थीटा है तो ये क्या होगा? ए कॉस थीटा। और ये क्या होगा? जिसके साथ थीटा लगाए वो कॉस कंपोनेंट होता है। समझा? क्लियर हो गया? चलो, तो इस तरीके से अपने को समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते। आगे क्या है, ये डायरेक्शन में हो गया यू कॉस थीटा, वो डायरेक्शन में हो गया यू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। तो यू एक्स यानी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या है? यू कॉस थीटा। और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है? यू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? हवा आ सकती है ना। ऐसे तुमने फेंका तो एक्स डायरेक्शन में क्या आ सकती है? हवा आ सकती है। उसके क्या करेगा? मोशन को डिस्टर्ब करेगा। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। समझा? यानी एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या है? जीरो। एक्स डायरेक्शन में कुछ भी फोर्स नहीं है। समझ आ रहा है? फोर्स का फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जब एक्स डायरेक्शन का फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा? एक्स डायरेक्शन का होगा। तो मुझे बताओ, एम मास तो नीचे जाएगा तो ए एक्स कितना हो जाएगा? समझा? यानी जब मैं बोल रहा हूं कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? जीरो। मतलब शुरुआत में जो तुमने वेलोसिटी दी आगे जाने वाली, पूरी जर्नी में वेलोसिटी वही रहेगी। क्यों? एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। समझे? तो याद रखना है, हम जो मोशन कंसिडर कर रहे हैं उसमें एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ आ गया? यानी तुमने इसको फेंका, फेंकने पर तुमने एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 4 की दे दी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 5 की दे दी, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज होगी, क्यों बताऊंगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? 4 4 4 4 4 तक, 4 ही रहेगी। कब तक? जब तक वो गिर नहीं जाता। तो वह आगे हमेशा सेम वेलोसिटी चलेगा जितनी वेलोसिटी से फेंका गया था, लेकिन ऊपर या नीचे वेलोसिटी चेंज होगी। अभी समझाता हूँ कैसे, ठीक है। चलो भाई, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। मुझे बताओ वाई डायरेक्शन में फोर्स है क्या? कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ये जैसे इसको यहाँ पर देखो, इसको नीचे कौन खींचेगा? नीचे कौन खींचेगा? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचेगा इसको। जब ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचेगा तो फोर्स जब खींचता है ऑब्जेक्ट को तो उसकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा होती। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अभी तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम करेगा, फिर जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा उसके बाद वो कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा, तो वेलोसिटी क्या करेगा? बढ़ाएगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ से तुमने कुछ वेलोसिटी दी, फॉर एग्जांपल तुमने 10 की वेलोसिटी दी, तो अब क्या करेगा बताओ? यहाँ पर 10, यहाँ पर 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0।
यहाँ पर आकर के वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ इसके बाद क्या होगा बताओ, इधर पे 0 है, अब क्या होगा बताओ, हो जाएगा, बोलो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो समझ आ गया, यानी आधे हिस्से में क्या होने वाला है, वेलोसिटी कम होने वाली। कौन सी वेलोसिटी, वाई वाली वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन में तो वही चल रही है, समझा। और आधे हिस्से में क्या होने वाला है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ने वाली, एक्स डायरेक्शन में तो उतनी ही चल रही है, समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आता है। तो वाई डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये अपने पास, अपने को पता है वाई डायरेक्शन का फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, -mg होगा, समझ में आ गया। या फिर ऐसे लिखता हूँ, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, हाँ, m इंटू ए होता है, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, -m इंटू वाई डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये जी लिखता हूँ मैं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या, तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन ए वाई क्या आया, -g आया, क्या आया, -g, क्योंकि मास तो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी वजह से वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, -g। ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो भाई, ये अपने को समझ में आता है। अब क्या, बेसिक चीज़ें अपने पास आ गई। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। तो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ये जो मोशन है ये 2 डायमेंशनल मोशन है। तो मैं 2 डायमेंशन का कोई एक इक्वेशन तो लिख नहीं सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन के लिए लगा और वाई डायरेक्शन के लिए लगा। तो क्यों ना हम लोग इसके ऐसे 2 कंपार्टमेंट्स बना करके सॉल्व करते हैं इसको, है ना। एक में एक्स एक्सिस के का इक्वेशंस लिखेंगे, एक में वाई एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस का और ये क्या है, वाई एक्सिस का, ठीक है। अब क्या, आइए इसको देखते हैं। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ये क्या होगा, s इज इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, एस एक्स होगा, यू एक्स होगा, ए एक्स होगा, समझ में आ गया। वाई डायरेक्शन के लिए क्या होगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ए वाई टी स्क्वायर, समझ में आ गया। अनस यहाँ देखो, एस एक्स कितना है, कोई बता सकता है मुझे, आओ उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो ध्यान से, एस एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जब यहाँ से आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ फेंका, तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बताओ। हाँ, एस एक्स कितना होगा, आर होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स डायरेक्शन में कितना चल के गया, ऐसा तुमने फेंका तो एक्स डायरेक्शन में कितना चला, ये चला, और ये क्या है, रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज, आर बोलेंगे इसको। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एस एक्स कितना हो जाएगा, वो तो आर हो जाएगा, ठीक है। एस वाई कितना होगा, यहाँ से इसको फेंका, उसके बाद यहाँ पर आकर के वो फिर गिर गया। वाई मतलब वाई में कितना चला, मतलब कितनी हाइट पे, कितनी हाइट पे आया, 0 से स्टार्ट किया था, वापस से कितने यहाँ पे आ गया, समझ में आ गया। मतलब क्या, समझो जरा, समझो यहाँ पर एस वाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, देखो समझाता हूँ मैं। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0, समझे। उसके बाद जब ये यहाँ पर आकर के गिरेगा तो ये एक्स में कितना चला बताओ, आर चला, वाई में कितना चला, अरे एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट जो होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो r, 0, समझे। तो एस एक्स कितना चला, आर चला, वाई कितना चला, 0, क्योंकि कोई हाइट पे आया ही नहीं ना, वो 0 से स्टार्ट किया, वापस से कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया, समझ में आ गया। हाइट तो कुछ आई नहीं, वापस से 0 हाइट पे आ गया, तो एस वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबको समझा, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। एस एक्स कितना है, आर है, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, टी कितना है, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक में, कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल टी। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट लगा, समझे। तो यू कॉस थीटा कैपिटल टी प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ए एक्स कितना है, 0 और टी स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी। ये सबको समझा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इन जनरल, ये तो पूरे जर्नी के लिए, इन जनरल कोई अगर टाइम होता तो क्या लिखते हैं, स्मॉल टी लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी का लिखना है तो क्या लिखूंगा, कितना टाइम हुआ, कुछ टी टाइम हुआ होगा, तो मैं क्या लिखता हूँ, कुछ टी टाइम हुआ। ये सबको समझ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये मुझे समझ में आता है। और पूरे मोशन को नहीं लेते हुए, यहीं तक कुछ मोशन हुआ है, फॉर एग्जांपल यहीं तक हुआ है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, एक्स होगा कुछ, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ वाई होगा, तो एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इन जनरल में क्या लिखता हूँ, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यू कॉस थीटा इनटू टी। ये समझा क्या किया मैंने पूरे मोशन के लिए नहीं लिया, मैंने क्या बोला, कहीं बीच में पहुंचा, यहाँ पहुंचा, फोटोग्राफ निकाल लिया उसका मैंने। अब मुझे बताओ, ये पॉइंट पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल वाई है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो वही लिख दिया मैंने। अब मैं इन जनरल क्या लिखता हूँ, ये एक्स लिखता हूँ, और वो टाइम तो मैंने लिया, ये क्या ले लिया, स्मॉल टी ले लिया। तो ये मेरे पास आ गया, टी क्या मिलेगा, टी मिलेगा एक्स अपॉन क्या मिलेगा,
यू कॉस थीटा। ये सबको समझा? क्लियर हो गया? ठीक। उसके बाद क्या होगा? एस वाई क्या होगा? अभी कहीं यहीं तक पहुंचा है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना उसका? वाई है, तो यहाँ लिख देता हूँ वाई। इनिशियल वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? यू साइन थीटा इंटू टाइम क्या है? टी प्लस क्या होगा? हाफ इंटू ए वाई क्या है? माइनस जी। उसके बाद क्या होगा? टी स्क्वायर। ठीक है ना? चलो भाई, तो आगे की कहानी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी क्या है बताओ? टी है एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा। उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर मतलब क्या होगा? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये क्या हो जाएगा? ये जाएगा यू साइन। अब ये देखो यू और यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी, ये क्या है? एक्स अपॉन यू, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग कर दो तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझा? क्लियर हो गया? ये हो जाएगा वाई। ये है इसकी इक्वेशन। ये कैसा आया? वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, और ये होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये उसी फॉर्मेट का इक्वेशन है। ठीक है ना? तो कोई कांस्टेंट इंटू एक्स माइनस या प्लस कोई कांस्टेंट इंटू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पूरा का पूरा कांस्टेंट बी है। समझे? तो ये फॉर्मेट किसका है? ये फॉर्मेट है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक? क्लियर है? कॉपी करो, एक बार फिर से समझाता हूँ मैं आप लोग को। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता हूँ। कल का सेशन में तो ही नहीं होगा ना, कल तो केमिस्ट्री कराना है मुझे। ठीक है, चलो टाइम ऑफ फ्लाइट बताता हूँ, फिर आगे के सेशन में एक बार फिर से रिपीट करूँगा मैं इसको, बेफिक्र रहो। ठीक है, चलो। अब नए नए होते हैं बच्चे 11th में, डर जाते हैं सब देख के ये सब क्या आ गया। ऐसे कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक, चलो। तो अब जो है हमारे पास, अब हम लोग को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने टाइम तक वो हवा में था। अब ये ऑब्जेक्ट जो है जिसको आपने थ्रो किया, ये यहाँ से यहाँ तक आकर के गिर गया, तो यहाँ से यहाँ तक में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ से यहाँ तक गिरने में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। यू बार उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये एंगल क्या है? थीटा है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल टी, वो है टी ए प्लस टी डी। ठीक। अब जो आप मोशन कंसिडर कर रहे हैं उसमें ऐसा होगा, क्योंकि आपने एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब निगलेक्ट किया हुआ है, तो जितना टाइम ऑफ एसेंट होगा उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होगा। यानी जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना टाइम नीचे गिरने के लिए लगेगा। ठीक है ना? तो टाइम ऑफ एसेंट हम लोग बोलेंगे बट टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ऐसा जनरली नहीं होता है। एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करोगे तो टाइम ऑफ एसेंट ज़्यादा होगा, टाइम ऑफ डिसेंट कम होगा। मतलब ऊपर जाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, नीचे गिरने के लिए वो जल्दी गिरेगा। समझे? लेकिन अभी एयर रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? निगलेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों टाइम बराबर होंगे। ठीक है ना? तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टी ए। टी डी की जगह क्या लिख देते हैं? वापस से टी ए लिख देते हैं, तो 2 टी ए हो जाएगा। समझा? ठीक है ना? तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ एसेंट निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ एसेंट समझाता हूँ मैं। ये जब यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो आपका सवाल होना चाहिए सर कौन सी वेलोसिटी? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगी। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी घटेगी, कम होते जाएगी। समझे? तो ये भी देखो, उसका ये वेक्टर है ना? जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये वेक्टर का साइज बढ़ जाएगा, घट जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये तो उतना ही रहेगा ux, लेकिन ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर ये बताओ, और कम हो जाएगा, ये उतना ही रहेगा। फिर और कम हो जाएगा, ये उतना ही रहेगा। यहाँ पर जा करके हाँ, सिर्फ कौन बचेगा? ux बचेगा। ux तो वही है ना। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मुझे बताओ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे vx तो उतना ही है, कितना है? u cos थीटा। लेकिन vy कितना है? 0। यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसके पास ऊपर जाने वाली वेलोसिटी खत्म हो चुकी, तो वो ऊपर जा ही नहीं पाया। इस वजह से कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। अब समझा? ठीक है ना? चलो भाई, तो एट h बोलते हैं इसको, हाईएस्ट पॉइंट। एट h vy इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। अब vy मैं जानता हूँ, वो होता है uy प्लस ay इंटू टी इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अब uy कितना होता है तो मैं जानता हूँ, y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u साइन थीटा। और ay क्या होगा? माइनस जी। टी अपनी जगह पर। ये कौन सा टाइम है? यहाँ से यहाँ तक जाने का कौन सा टाइम है? टाइम ऑफ एसेंट। तो इसको लिख देते हैं TA।
ये समझा? ठीक है ना। अब बताओ आगे कहानी। u साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जी टी ए। तो देयरफॉर टी ए क्या होगा बताओ, टी ए होगा u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये अपने पास क्या है, टी ए है। समझा? क्लियर हो गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2ta। तो 2 इंटू टी ए क्या है बताओ, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। समझा? क्लियर हो गया। तो टाइम ऑफ एसेंट भी निकाल लिया और टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया। यही टाइम ऑफ डिसेंट भी होगा। समझे? u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तुम सो के आया करो वरना क्लास से बाहर भगा दूंगा मैं। समझे?